गुड मॉर्निंग सौरभ टेक दिस साइड। आज हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। बेसिकली मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, फेल स्टार्टअप सीरीज। इस सीरीज के अंदर में हम लोग ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे जो फेल हो गए, शट डाउन हो गए या फिर मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं लेकिन बहुत बुरी तरह घायल हो चुके हैं और कभी भी एग्जिट ले सकते हैं। तो उन स्टार्टअप्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। लगभग 10 वीडियोस रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन आते हैं जब भी न्यू वीडियो आए। ओके, तो अभी हम लोग जिस स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले, जो सबसे पहला हमारा जो स्टार्टअप है वो है वीवर्क। अब वीवर्क के अगर बारे में हम लोग बात करते हैं तो वीवर्क के बारे में बता दूं कि कोवर्किंग स्पेसेस की एक कंपनी है। ओके, और इनका जो स्टार्टिंग होता है वो 2010 में होता है और 2019 आते आते इन्होंने लगभग $13.8 बिलियन की फंडिंग रेज की थी। इनको जो सपोर्ट करते जो इन्वेस्टर्स थे वो उनमें सबसे बड़ा नाम सॉफ्ट बैंक है। और उसके अलावा एक और चीज जो इसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली 2019 में इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए प्लान किया था और वो टाइम पे इनका जो वैल्यूएशन था लगभग $47 बिलियन का वैल्यूएशन हो चुका था। लेकिन फिर भी ये कंपनी बहुत बुरी तरह फेल हुई और $47 बिलियन से सीधा इनका जो वैल्यूएशन घटकर $5 to $6 बिलियन के आसपास आ गया था। अब यहाँ पर ये जो कंपनी 9 साल में लगभग 0 से $47 बिलियन तक के वैल्यूएशन इंप्रूव कर लेती, बढ़ा लेती और वहां $47 बिलियन से सीधा $5 बिलियन पर आ जाती। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं अपना केस स्टडी। तो सबसे बड़ी चीज जो है, अगर हम इसके पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज्यादा फंडेड था। लगभग $13.8 बिलियन का अगर फंडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, ये बहुत बड़ा फंडिंग होता है। नंबर 2, यहाँ पे ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है। ओके, और नंबर 3, सर्विसेज चीप और अफोर्डेबल रेट्स पे लोग प्रोवाइड करें। जैसे 3 जो है इनके पॉजिटिव फैक्टर्स थे। उसके अलावा और भी कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन वो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यार ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से कंपनी बर्बाद हो गई, जो इतनी अच्छी तरह से सर्वाइव कर रही थी। लगभग $47 बिलियन के आसपास जब इसका वैल्यूएशन हो गया था तो ऐसा क्या हो गया कि इतने ज्यादा लाइक बुरी तरह की। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये जो वैल्यूएशन जो इतना बढ़ा था वो सिर्फ स्पेकुलेशन के चलते बढ़ा था। लाइक सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये जो है वीवर्क जो है कंटिन्यूअसली जब इसका वैल्यूएशन बढ़ते जा रहा है तो ऑब्वियस बात है इतना ज्यादा वैल्यूएशन, ये सिर्फ एक लाइक ओवररेटेड कंपनी थी, दैट्स इट। ऐसा कुछ ग्राउंड रियलिटी नहीं था। तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे रीजन नंबर 1 बिहाइंड देयर फेलियर, नो प्लान फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, एक स्टार्टअप जब 2010 में स्टार्ट होता है और 2019 तक आने के बाद भी अगर प्रॉफिटेबल नहीं तो कहेंगे कि उनका जो बेसिक जो एजेंडा जो है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव उसके अंदर लगना, उसके अंदर गड़बड़। इनका फोकस कभी प्रॉफिटेबिलिटी था, दे ऑलवेज वांटेड टू एक्सपैंड। मतलब उनका फोकस हमेशा सिर्फ एक्सपेंशन के ऊपर था। अगर आपको 9 साल में कंटिन्यूअसली अगर आप वर्क कर रहे हो, आपसे फंडिंग बर्न कर रहे हो और आप एक्सपैंड कर जा रहे हो, प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, आपको रिथिंक करने की जरूरत है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे तो इनका ऑब्जेक्टिव हमेशा से सिर्फ एक्सपेंशन था, प्रॉफिटेबिलिटी कभी था ही नहीं यहाँ। ओके, नंबर 2 यहाँ पे जो है, दे ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट अ कंपनी जस्ट टू सेल। इनका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो लोग कभी एक ऐसी कंपनी बनाना ही नहीं चाह रहे थे जो सस्टेन करेगी। वो एक ऐसी कंपनी बना रहे थे जो स्टार्ट होगी, बूम करेगी और फिर उसको बेच दिया जाएगा। तो एक कंपनी सिर्फ बेचने के लिए ही बनाई गई थी, इसी चीज के चलते वो लोग सिर्फ एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रहे थे। So they just wanted to expand, that's it, nothing else. अच्छा, नंबर 3 यहाँ पर जो है, जो चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रॉन्ग बिजनेस मॉडल। रॉन्ग बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, जब एक स्टार्टअप जब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे तो उसको लो कॉस्ट मॉडल के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। आप जब कभी कंपनी स्टार्ट करें, आपके पास भले ही बहुत अच्छी फंडिंग क्यों ना, लेकिन आपको लो कॉस्ट मॉडल के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। जिससे अगर हम बात करते हैं ओयो की या एयरबीएनबी की, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे ओयो का एग्जांपल लेते हैं। ओयो क्या करते हैं, ओयो भी एक रियल एस्टेट कंपनी, वीवर्क भी एक रियल एस्टेट कंपनी, हालांकि ये दोनों के सेगमेंट्स अलग अलग है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेसिक जो है, ओयो जो है क्या करता है, रूम्स को रेंट करता। मतलब ओयो क्या करेगा, आपका होटल है तो आपके होटल में आएगा, आपके साथ एग्रीमेंट करेगा और आपके होटल के लगभग 2 से 3 रूम्स जो है साल भर के लिए बुक कर लेगा। ओके, और वो जब बुक करेगा तो ऑब्वियस बात है साल भर के लिए जब वो उसके रूम्स बुक है तो आपको लाइक आप उसको थोड़ा डिस्काउंट्स वगैरह देंगे और वो डिस्काउंट आपसे एक्वायर करेगा और उसी के चलते क्या करेगा, अपनी रूम सर्विस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो बेसिकली ये है ओयो का बिजनेस मॉडल कि वो होटल्स खरीदता है नहीं, होटल्स बनाता है नहीं। वो क्या करता है, जो एक्जिस्टिंग होटल्स है उनसे एग्रीमेंट साइन अप करता है और उनके साथ क्या करता है, लाइक यहाँ पे जो उनके होटल के जो रूम्स है उनको रेंट आउट करता है, दैट्स इट। और जब वो रेंट आउट करता है, जब कोई विजिटर जो ओयो की वेबसाइट पर जाता है तो उनको रूम्स प्रोवाइड करता है। तो दिस इज हाउ ओयो वर्क्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं वीवर्क की, तो वीवर्क का
मॉडल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी वर्क क्या करता है, वी वर्क जो है कि बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टीज उनको खरीदता है, रेंट आउट नहीं करता। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, वी वर्क जो है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अगर एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको उस पैसे के बदले मतलब लगभग 2 साल तक के लगभग 10 अलग अलग शहरों के अंदर उतने साइज की प्रॉपर्टीज को रेंट आउट करके अगर चलाता है तो शायद ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता। तो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे वी वर्क का फोकस जो था वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ था नहीं। उनका जो स्ट्रेटेजीज था वो बहुत सारे गलत स्ट्रेटेजीज थी, बहुत सारे डिसीजंस गलत थे, उनका फंडिंग बहुत ज्यादा थी और वो लोग रॉन्ग बिजनेस मॉडल की तरफ एक्सपांड करने की कोशिश करते। बेसिकली उनका जो बिजनेस मॉडल जो था, बिजनेस प्लान जो था वो लगभग लाइक 10-20 सालों के बाद प्रॉफिटेबल हो सकता था। लेकिन यहाँ पर जो इतनी लंबी टाइम तक कि आप सर्वाइव कर पाए नहीं कर पाए ये भी गारंटी नहीं। तो ऑब्वियस बात है, आप इतना जब बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस करने की जरूरत है, ना कि आपको कंटिन्यूअस एक्सपेंशन की तरफ। नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 जो है, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे ऑलवेज प्रिटेंडेड टू बी टेक कंपनी रादर देन अ रियल एस्टेट कंपनी। अगर हम लोग बात करते हैं वी वर्क की, तो वी वर्क जो है रियल एस्टेट कंपनी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आप को एक टेक कंपनी बनाने की कोशिश की। आप हमेशा से अपने आप को एज अ टेक कंपनी नहीं सोचा। अब अगर हम लोग बात करते हैं टेक कंपनी होना गलत बात है, टेक कंपनी जो है बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका बिजनेस मॉडल रियल एस्टेट के ऊपर है तो अपने आपको एज अ रियल एस्टेट कंपनी ही प्रेजेंट कीजिए, टेक कंपनी बनाने की जरूरत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे टेक कंपनी के साथ गड़बड़ क्या होगी, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे अगर हम बात करें एयरबीएनबी की, तो एयरबीएनबी का जो मॉडल जो था, उनका मॉडल बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल था, बहुत ही ज्यादा इजी था। उन्होंने क्या करने की कोशिश की, उन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया, उन्होंने सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, मतलब टेक्नोलॉजी को कनेक्ट किया। टेक्नोलॉजी के जरिए क्या किया, उन्होंने 2 लोगों को कनेक्ट किया, एक व्यक्ति जिसका प्रॉपर्टी है और उसकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी, तो वो क्या करेगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिस्ट आउट करेगा। एक व्यक्ति जिसको प्रॉपर्टी की जरूरत है, उसके पास पैसा है, वो रेंट पे करने के लिए रेडी है, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी नहीं, तो वो व्यक्ति भी यहाँ पर आके लिस्ट करेगा और ये क्या करेगा, दोनों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा और उसके बदले में बीच में क्या करेगा, थोड़ा कमीशन गेन करेगा। तो ये था ये एयरबीएनबी का बिजनेस मॉडल। बेसिकली इनका जो बिजनेस मॉडल है काफी ज्यादा सस्टेनेबल और एयरबीएनबी जो प्रॉफिटेबल भी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वी वर्क का, तो वी वर्क कभी इस टाइप का टेक्नोलॉजी कंपनी बन ही नहीं पाया। वो लोग सिर्फ अगर आपके यहाँ मतलब अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर लोग आकर काम करें, इसका मतलब ये भी होता है कि आप एक टेक कंपनी बन जाते हैं। ओके, इसके अलावा एक और चीज पॉइंट नंबर 5 जो है वो ये है कि दे कंटिन्यूअसली वांटेड टू एक्सपैंड इन मल्टीपल वर्टिकल्स। अब मल्टीपल वर्टिकल्स के अंदर एक्सपैंड करने का क्या मतलब है, देखिए कंपनी जो है कंटिन्यूअसली जब एक स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो वहां पे उसको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग चैनल्स ओपन होते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो अलीबाबा के जो फाउंडर चैक में उन्होंने बहुत प्यारा स्टेटमेंट बोला। उन्होंने क्या बोला, अगर आपके सामने 9 रैबिट्स है, 9 खरगोश है और अगर आपको एक पकड़ना है, सिर्फ एक के ऊपर फोकस कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे आपको अपनी कंपनी को एक सिंगल डायरेक्शन में रखने की जरूरत है। आपको यहाँ पे कंपनी को एक कोर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। कंपनी ने कभी वो चीज करने की कोशिश नहीं की। उनको जो न्यू अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, यहाँ पे वो हर न्यू अपॉर्चुनिटी को चेज करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि पहले वीवर्क बनाया तो वो कोवर्किंग स्पेस था, फिर वी लिव बनाया, को लिविंग स्पेस बनाया, फिर वी एजुकेट बनाया, लाइक वो को एजुकेशन वाला स्टार्ट था। तो यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यूअसली यहाँ पे अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर एक्सपांड कर रहे हैं। यहाँ पर कंटिन्यूअसली अगर आप अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर एक्सपांड कर रहे हैं, गलत बात नहीं। कोई ने भी बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर एक्सपांड करने की कोशिश की, बिल्कुल की। ओला ने भी की है, एयरबीएनबी ने भी की है, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर एंटर किया। लेकिन जब आप एक न्यू वर्टिकल के अंदर एंटर कर रहे हैं, आपको अपना जो पुराना जो स्टार्टअप, जो पुराना जो कंपनी, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ रहे न्यू वर्टिकल के ऊपर फोकस करें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वी वर्क जो था उन्होंने अपने आप को रिब्रांड किया, वी वर्क्स भी कंपनी बनाया और उसके चलते ये लोग क्या करें, कंटिन्यूअसली अलग अलग वर्टिकल्स के ऊपर फोकस करें। तो यहाँ पे डिवाइडेड अटेंशन होगा, अटेंशन जो था वो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा था और यहाँ पे कोई भी कंपनी के ऊपर प्रॉपर्ली वो लोग फोकस नहीं कर पा रहे, कोई भी सेगमेंट के ऊपर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे। ओके, एक और चीज जो है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है वी वर्क के लिए, वो ये हाई पेइंग सैलरी टू द सीईओ। यहाँ पे क्या होता है, इनके जो एम्प्लॉइज है ये अपने एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा सैलरी पे करते हैं, सीईओ बहुत ज्यादा चार्ज ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक स्टार्टअप के लिए ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि इन्वेस्टर्स का पैसा अपने सैलरी के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं। आपको बेसिकली अपने स्टार्टअप को रन करना है, आपको जितना कम से कम लाइक प्राइस में आप सस्टेन कर सकते हैं, जितना कम से कम सैलरी में सस्टेन कर सकते हैं, आपको उतना कम से कम लेने की जरूरत है। लेकिन इनका कभी स्टेप से था ही नहीं। ओके, एक और चीज जो आ जाती है, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आ जाता है, वो ये कि अननेसेसरी रीब्रांडिंग। अब इन्होंने क्या किया, लगभग $5.7 मिलियन का जो फंडिंग जो है वो सिर्फ रीब्रांडिंग के ऊपर खर्च करने की कोशिश की। उनको ये जो वर्ड जो है वी वाले वर्ड को लाइक उनको लाइक एज अ ट्रेडमार्क यूज करना था, तो उन्होंने उसके लिए लगभग $5.7 मिलियन खर्च कर दिए, जो कि बहुत बुरा डिसीजन है। आप उतने पैसे में बहुत सारे अलग अलग चीजें कर सकते हैं। इन्होंने वी वर्क को भी कंपनी बनाया और यहाँ पे इनका जो ये जो था, इनका जो मतलब बेसिक जो बिजनेस मॉडल था, ये हर एक वर्टिकल के अंदर एक्सपांड करना चाह रहे थे। जितने भी लाइक रियल एस्टेट से रिलेटेड वर्टिकल्स है, वो हर एक वर्टिकल के अंदर एक्सपांड करना चाह रहे थे।
और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज जो आ जाती है, जो लास्ट पॉइंट है हम लोग की इस केस स्टडी का, वो ये दे डिड नॉट क्रिएट एन एंट्री बैरियर। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इन्होंने कभी एंट्री बैरियर क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। एंट्री बैरियर क्या होता है, देखिए जब जियो मार्केट के अंदर आया तो उन्होंने एंट्री बैरियर क्रिएट किया, बाकी कंपनीज जो 2G 3G और 4G के अंदर एंटर कर रहे थे, लेकिन जब जियो आया तो जियो ने सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल के अंदर फोकस किया, उन्होंने सिर्फ 4G सेगमेंट के अंदर फोकस किया। और जब जियो 4G के अंदर फोकस कर रहा था, बाकी कंपनीज को भी सिर्फ 4G के ऊपर फोकस करना पड़ा, तो उनका 2G और 3G जो था वो बर्बाद कर रहा था उनको, ऑब्वियसली उनको अपने प्रोडक्शन जो है, अपना जो सर्विसेज जो वो क्या करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी। जियो जब मार्केट के अंदर एंटर किया तो वो टाइम पे लगभग मार्केट के अंदर 12 से 13 कंपनीज थी, लेकिन जब जियो 2 साल के बाद जब आप मार्केट में 2 से 3 साल के बाद जब मार्केट में देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 या 3 बड़े प्लेयर्स रह गए, एक जियो है, एयरटेल है और आइडिया वोडाफोन वो मर्ज हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसे समझने की जरूरत है कि जियो ने एक एंट्री बैरियर क्रिएट किया जिसके चलते न्यू प्लेयर्स आ नहीं सके, और ऑब्वियसली मतलब जो एक्जिस्टिंग प्लेयर है उनके लिए भी कट थ्रोट कंपटीशन बन गया यहाँ पे। लेकिन ये जो है हमारी वीवर्क जो है, वीवर्क में कभी एंट्री बैरियर क्रिएट नहीं किया। आपको अगर ये कोवर्किंग स्पेस अगर ओपन करना है तो बेसिकली आपको बस 2 चीजों की रहने की जरूरत है। आपके पास एक लैंड रहने की जरूरत है, अगर लैंड नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी लीज आउट करने की जरूरत है। तो बेसिक सी बात है कि आपको कोलिंग स्पेस बनाने की जरूरत है, आपको सिर्फ जमीन चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स देन दैट। तो यहाँ पर वीवर्क ने कभी एंट्री बैरियर क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, उनके मॉडल्स के अंदर गलती थी, और उन्होंने फंडिंग को वैल्यू नहीं किया, फंडिंग बहुत ज्यादा आराम तरीके से खर्च कर रहे थे, और अल्टीमेटली जो है कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रही थी। तो ये था वीवर्क का केस स्टडी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और एक और चीज अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करना तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब कभी न्यू वीडियो आता है इस सीरीज में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और एक और बात बताना चाहता हूं, www.unlockthezipper.in इस वेबसाइट के ऊपर जब आप विजिट करेंगे आपको ये कोर्स वहां पर भी मिल सकता है। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।